कार्य निष्पादन मूल्यांकन। आपने ये भर्ती की, किसी कैंडिडेट का चयन किया। पहला स्टेज है कार्मिक प्रशासन में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट, भर्ती। भर्ती करने के बाद सिलेक्शन, चयन। चयन करने के बाद ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण करने के बाद प्लेसमेंट, पदस्थापना करेंगे ना कहीं। 64 तहसील के किसी पटवारी हलके में आपको भेजा जाएगा ना, वो होगी आपकी पदस्थापना। पदस्थापना हो जाने के बाद आप काम करना चालू करेंगे। जब काम करना आप चालू करेंगे तो लोग देखना चालू करेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं। हाँ, और कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं। ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन किन कारणों से किया जाता है, हम पढ़ने वाले हैं उसकी विधि, है ना। तो पहले पढ़ रहे हैं कि क्यों किया जाता है। किया जाता है नंबर 1, बोनस भुगतान के लिए। जो कर्मचारी का अधिक अच्छा काम किए होंगे उनको आप बोनस देंगे। बोनस को हिंदी में बख्शीश भी कहते हैं और अधिलाभ भी कहते हैं। बख्शीश होती है ना, टिप अंग्रेजी में कह देते हैं कभी कभी उसको। होटल में जाते हैं आप 2 रुपया दे देते हैं वेटर को, है ना। वो नहीं है। दूसरा, पे इंक्रीज, वेतन में बढ़ोतरी। पे इंक्रीज, वेतन में बढ़ोतरी। आवश्यकता अनुसार पदोन्नति, प्रमोशन। ये अच्छे काम करने वालों के लिए हो गया। जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको आप बोनस देंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे, प्रमोशन देंगे। अगर अच्छा काम नहीं हो रहा होगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन। के अंतर्गत आएगा वेतन में कटौती, जरूरत पड़ने पर बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। तीसरा उद्देश्य है परफॉर्मेंस अप्रेजल का एम्प्लॉई डेवलपमेंट, कर्मचारी विकास। कर्मचारी एवं कार्य विकास कर सकते हैं। डेवलपमेंट, विकास। कोई अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो ये ज्यादा चिंता का विषय है। काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि कर्मचारी काम ना कर रहा हो। नहीं कर रहा होगा तो आप दंड देंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कर्मचारी काम करना चाह रहा हो, मेहनत कर रहा हो, पर काम हो न रहा हो। उस दशा में कहीं न कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, समस्या है ना। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, ने कहा था, कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ विधि ढूंढना प्रबंधक का काम है ना। फिर दूसरा उसने कहा था, कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र ढूंढना प्रबंधक का काम है। फाइंडिंग द बेस्ट टूल।
फिर तीसरी बात उसने कही थी, इन दोनों का उपयोग करना, कर्मचारी को सिखाना अर्थात प्रशिक्षण भी प्रबंधक का काम करने की सर्वश्रेष्ठ विधि, मतलब हथौड़ा किस प्रकार पटकना है, छेनी किस प्रकार पकड़ना है। सर्वश्रेष्ठ यंत्र का मतलब छेनी की सबसे अच्छी डिजाइन, सबसे अच्छी डिजाइन का हथौड़ा, डिजाइन और भार, ये विकसित करना मैनेजर का काम, और फिर इसका उपयोग करना, उसको सिखाना, ये भी मैनेजर का काम। अगर काम सही ढंग से नहीं हो रहा है तो मतलब इन तीन चीजों में भी तो कहीं कमी हो सकती है। ये हो सकता है कि वो बेचारा मेहनत तो बहुत कर रहा हो पर छेनी ही खराब हो उसकी, तो नहीं टूट रहा है पत्थर। हथौड़ा आपने बहुत हल्का सा दिया हो तो ना टूट रहा हो पत्थर। या हथौड़े का जो मुंह होता है वो बहुत पतला हो तो बार बार वो फिसल जा रहा हो छेनी के हेड से, कुछ भी हो सकता है। या उसको आपने सिखाया ही नहीं हो कि ये काम किस प्रकार से करना है ना, तीनों चीजें हो सकती हैं। ये आता है, इनका विकास आता है यदि पहला और दूसरा काम आपने किया तो वो कार्य का विकास है। पहला और दूसरा का मतलब यदि आपने कार्य करने की विधि ठीक की या यंत्र का डिजाइन ठीक किया तो डेवलपमेंट ऑफ वर्क है। और यदि आपने प्रशिक्षण दिया तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई है, कार्मिक का विकास है। ठीक है, तो तीन तरह के उद्देश्य हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। अच्छे काम करने वाले कर्मचारी को चिन्हित करना, पुरस्कृत करना, बुरा काम करने वाले को चिन्हित करना, दंडित करना, और फिर काम में अगर कोई कमी है तो उसका पता लगाना और ठीक करना उसको, है ना, त्रुटि सुधार कहते हैं। तीन उद्देश्यों के साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। अब उसकी विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। दुनिया में अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग संगठनों ने अलग अलग तरह की विधियों का विकास किया है। आपको सबको समझते चलना है क्योंकि पेपर में वो पूछता है कि ये काम, वो बता देता है ऊपर, फिर नीचे पूछता है ये कौन सी विधि में किया जाता है ना, कि विस्तार से मूल्यांकन निम्न में से कौन सी विधि में किया जाता है ना, पूछ चुका है एक बार, आप ही के टेस्ट में पूछ चुका है। तो चलिए आगे। पहला, सेल्फ असेसमेंट, स्व मूल्यांकन। सेल्फ असेसमेंट, स्व मूल्यांकन। इस मूल्यांकन विधि में कर्मचारी अपने निष्पादन का, अपने द्वारा किए गए कार्यों का लक्ष्य और पूर्ति का स्वयं वर्णन करता है। The employee describes its goal and achievements. लक्ष्य और उसके विरुद्ध पूर्ति का, लक्ष्य के पूर्ति में आई हुई समस्याओं का वर्णन करता है। Difficulties in achievement of targets. और उसके द्वारा किसी विशिष्ट उपलब्धि का भी वर्णन किया जाता है। स्पेशल अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो मेंशन। सरकार में इस विधि का उपयोग होता है। सरकार में जब आप अपना वार्षिक
प्रतिवेदन लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले एम्प्लॉय को खुद ही अपना विवरण देना पड़ता है कि मेरे ये टारगेट थे, मैंने इतना अचीवमेंट किया, टारगेट अचीवमेंट करने में ये समस्याएं आई और ये मेरा विशेष उपलब्धि थी। ये लोकतांत्रिक विधि है। मतलब केवल यही विधि नहीं होती है, पहले आप बताते हैं, फिर आपका नेक्स्ट सुपरवाइजर बताता है, फिर उसके ऊपर वाला बताता है, फिर उसके ऊपर वाला बताता है। मतलब कम से कम 4 लोग इस पर अपनी टिप्पणी देते हैं। समस्या ये रहती है कि आपका जो नेक्स्ट सुपरवाइजर है वो आपसे नाराज हो, इसकी पूरी संभावना है ना। नाराज होगा तो नंबर तो ना मिलेंगे। इसलिए एक नंबर से शुरू करते हैं कि पहले आप बताइए, फिर वो बताएगा, फिर उसके ऊपर वाला बताएगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाला भी बताएगा। तो कुल मिला के 4 लोग लिखते हैं। शुरुआत होती है सेल्फ असेसमेंट से। दूसरा, सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट। सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट, इसमें कर्मचारी के साथियों को वर्कर्स को उसके कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। मतलब अगर मैनेजर है तो दूसरे मैनेजरों को कहते हैं, फोरमैन है तो दूसरे फोरमैन को कहते हैं, मजदूर है तो दूसरे मजदूरों को कहते हैं। वो बताते हैं कि इसका काम कैसा है। ठीक, ये तो आप समझ जाएंगे। 360 डिग्री असेसमेंट, डिग्री प्रतिपुष्टि मूल्यांकन, 360 डिग्री फीडबैक असेसमेंट, प्रतिपुष्टि मूल्यांकन। फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय, पीयर्स एंड सुपरवाइजर, कर्मचारी स्वयं, उसके सहकर्मी और उसके पर्यवेक्षक, 3 लोगों के द्वारा इसमें कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। एम्प्लॉय, पीयर्स एंड सुपरवाइजर्स, इतने ही लोग ना है उसके संगठन में, वो खुद है, उसके साथी हैं और सुपीरियर्स है, तो सबसे पूछ लिए। तो 360 डिग्री मूल्यांकन, 720 डिग्री, 720 डिग्री फीडबैक असेसमेंट। फीडबैक फ्रॉम इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर और संगठन के बाहर से प्रतिपुष्टि के आधार पर, सूचना के आधार पर मूल्यांकन, इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऊपर वाले 3, एम्प्लॉय, पीयर एंड सुपरवाइजर। आउटसाइड में जिससे जिससे इंटरैक्शन होता है उसका, नंबर 1 कस्टमर, ग्राहक, सप्लायर, आपूर्तिकर्ता, जिनसे आप कच्चा माल लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं,
कुर्सी लेते हैं, टेबल लेते हैं, कुछ खरीदते होंगे ना, बनाते हैं घर। इन्वेस्टर, निवेशक, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य लोग जैसे बैंक वाले, ऑडिटर, जिससे संगठन संपर्क में आता है उन सब से फीडबैक लिया जाता है। तो 360 डिग्री संगठन के अंदर, 360 डिग्री संगठन के बाहर, कुल हो गया 720 डिग्री मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे सरल है सामान्य निष्पादन मूल्यांकन, जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल। सामान्य निष्पादन मूल्यांकन, जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक कर्मचारी और उसका सुपरवाइजर निरंतर अंतःक्रिया में रहते हैं। An employee and his supervisors are in continuous interaction. कर्मचारी और पर्यवेक्षक निरंतर अंतःक्रिया में होते हैं, मतलब निरंतर बातचीत करते रहते हैं, दोनों साथ में वही तो रहते हैं। और आपसी बातचीत से टारगेट तय होता है जिसपे चर्चा होती है। जैसे आप पटवारी बन जाएंगे तो आपका कानून को ऐसा थोड़ी कि साल में एक बार आपका दर्शन करने आएगा, तो रोज मुलाकात होगी, रोज काम आपको बताएगा, रोज आपको हड़काएगा या शाबाशी देगा, जो भी करेगा, है ना। तो वो आपका मूल्यांकन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति में कौन है, वही। इसलिए इमीडिएट सुपरवाइजर के द्वारा इसमें मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, लिखे नहीं है। The appraisal is done by the immediate supervisor. ठीक ऊपर वाले वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इसमें मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि वही कर्मचारी से निरंतर संपर्क में होता है। इसको सामान्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यही तो मूल्यांकन का सबसे पुराना और प्रचलित तरीका है। मूल्यांकन वही करता है जो आपका सीनियर ऑफिसर हो, और करता इसलिए है क्योंकि वही आपसे निरंतर संपर्क में हो। ये जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल जो सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। फिर है मध्यस्थ द्वारा मूल्यांकन। इसका सही हिंदी है परक्रामण मूल्यांकन। इट इज नेगोशिएटेड असेसमेंट, परक्रामण मूल्यांकन। इसको चर्चा मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं, वार्ता मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। इसमें मूल्यांकन एक तीसरे मध्यस्थ द्वारा किया जाता है। The evaluation is done by a mediator.
कर्मचारी पहले अपने विचार रखता है। फर्स्ट द एम्प्लॉय एक्सप्रेसेस हिज व्यूज, फिर मीडिएटर सुपरवाइजर से चर्चा करता है, जो मध्यस्थ होता है। मीडिएटर डिस्कसेस द इश्यूज विद द सुपरवाइजर। यह विधि विशेष रूप से तब उपयोगी है जब कर्मचारी और पर्यवेक्षक के मध्य विवाद की स्थिति हो। This technique is especially of use in the case of employee-supervisor conflict. Employee-supervisor conflict, जब कर्मचारी और उसके पर्यवेक्षक के मध्य विवाद की स्थिति हो। जो आपका जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो है तो सर्वश्रेष्ठ विधि मूल्यांकन, लेकिन वही सबसे ज्यादा रिस्की विधि भी है, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा नियमित रूप से कांटेक्ट में रहते हैं, जिसके आदेशों का आप सबसे ज्यादा पालन कर रहे होते हैं, उसी के आपसे सबसे ज्यादा नाराज होने की संभावना भी है। वही ना नाराज होगा आपसे, कि आप उसका कुछ बात मान रहे होंगे, कुछ नहीं मान रहे होंगे, नहीं मानेंगे तो नाराज होगा। और जब नाराज होगा तो जहां कहीं भी आपका अहित कर सकेगा वहां अहित कर देगा। उसको पता है कि मेरे कलम लिखने से इसकी नौकरी जा सकती है, तनख्वाह कट सकती है, तो काट देगा, क्योंकि आप उसके इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं। है तो सबसे अच्छी वही विधि, इसलिए आज तक हम उसको हटा नहीं सके। बहुत प्रयास किया लोगों ने, पर अभी भी मूल्यांकन में वीटो पावर इमीडिएट सुपरवाइजर का ही होता है, सबसे महत्वपूर्ण अभिमत उसी का होता है। पर ये वाली स्थिति से निपटने के लिए नेगोशिएटेड अप्रेजल लाया गया। जहां कहीं भी विवाद की संभावना अधिक होगी वहां हम तीसरे आदमी को लगाते हैं, पर ये कागज है भर पे है, वैसे होता नहीं। तीसरे आदमी को लगा दोगे तो सेंध में काम करेगा, पैसा लगेगा। हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर क्यों रहे हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्मचारी को देने के लिए हमारे पास अथाह पैसा नहीं है, नहीं तो सभी की तनख्वाह बढ़ा देते। सीमित संसाधनों में हम सिर्फ उस आदमी को पुरस्कृत करना चाहते हैं जो संगठन के लिए ज्यादा अच्छा काम किया है, और जो नहीं किया है उसको दंड भी देना चाहिए। रिसोर्सेस सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं। तीसरा आदमी लगा देंगे तो संसाधन वेस्ट ना हो रहा है। इस संसाधन को हम पुरस्कार देने में इस्तेमाल कर सकते थे ना। मीडिएटर लगाए मतलब एक आदमी आपने इसी काम में लगा दिए, मतलब एक आदमी इस काम की तनख्वाह ले रहा है ना। इसलिए ये होता नहीं है, बस कागज पर है। ज्यादातर विधियां जो आप पढ़ेंगे वो कागज पर ही विकसित की गई हैं, तो आपके सिर के लिए बोझ हो गई हैं, और इनका उपयोग नहीं है कोई। ऐसा ही एक विधि है मूल्यांकन केंद्र विधि, असेसमेंट सेंटर मेथड। अब सुपरवाइजर को हम असेसमेंट में नहीं लेते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन में असेसमेंट करने के लिए एक अलग से केंद्र बना दिया। कुछ लोग बैठा दिए जिनका काम ही है सारे कर्मचारियों का जो काम है उसका असेसमेंट करेंगे और रेटिंग करेंगे कि भाई किसको प्रमोशन देना है, किसको डिमोशन देना है। तो एक असेसमेंट सेंटर खोल दिए। ये भी सुपरवाइजर को दूर करने की विधि है, ठीक है। अब ये जो असेसमेंट सेंटर हैं इनके साथ एक समस्या है, इन्होंने आपको काम करते देखा ही नहीं।
आपके कार्य का मूल्यांकन तो वो करेगा जो आपके साथ संपर्क में था, मतलब सुपरवाइजर करेगा, क्योंकि उसने देखा है आपको काम करते हुए। असेसमेंट सेंटर वाला 1000 कर्मचारी हैं एक कारखाने में, और एक असेसमेंट सेंटर है जिसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 1000 आदमियों से मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। तो उनको क्या पता आप काम अच्छा करते हो कि खराब करते हो। इसलिए असेसमेंट सेंटर विधि में हम असेसमेंट के कुछ तरीके निकाल लेते हैं। तो कुछ चीजों पर परीक्षण करते हैं कर्मचारी का, ठीक है, मतलब एक अलग से परीक्षण होता है योग्यता के आंकलन का। उसमें हम कंप्यूटर सिमुलेशन इस्तेमाल करते हैं। सिमुलेशन माने नकल होता है। कंप्यूटर आधारित किसी विशेष परिस्थिति पर उसको निर्णय लेने के लिए करते हैं, वो कंप्यूटर सिमुलेशन। उसको किसी कार्य विशेष में भूमिका निर्वहन के लिए करते हैं कि ये स्थिति है, अब तुम क्या करोगे बताओ। हम उसकी संचार क्षमता का आंकलन करते हैं, निर्णय क्षमता का आंकलन करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जैसे आप भर्ती करते समय इंटरव्यू कुछ नहीं लिए थे, पर्सनालिटी टेस्ट किए थे सिलेक्शन करने के पहले, असेसमेंट सेंटर को भी यही करना पड़ता है हर कर्मचारी का, क्योंकि काम करते तो उसने देखा ही नहीं है ना। सुपरवाइजर तो काम करते देखा है, तो उसके लिए सरल है असेसमेंट करना। नेक्स्ट, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट ये सब समझने के लिए ध्यान में रखिएगा। जो मूल विधि है वो जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ठीक है। अब जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल का अप्रेजल करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम बाकी विधियों का विकास कर रहे हैं। तो चेकलिस्ट में कर्मचारी के वांछित गुणों की सूची होती है। जो एक कर्मचारी से वांछित है उन गुणों की सूची होती है। समय पे ऑफिस आता है, यस नो, आपको इतना ही बताना है, ओके, ज्यादा नहीं। समय पे ऑफिस आता है, यस नो। अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार है, अच्छा बुरा। ये सेंटेंस कर दीजिए, क्या अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार है, यस नो। अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार है, यस नो। आज्ञाकारी है, यस नो, ठीक है। ये है चेकलिस्ट सिस्टम। सरकार में जो चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए यही इस्तेमाल होता है। क्लास 4 लेवल पे, टेक्निकल क्लास 3 लेवल पे, क्लास 4 वाले जो कर्मचारी हैं वो सेल्फ असेसमेंट फॉर्म नहीं भरते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है ना 100 मूल्यांकन, क्लास 4 वाले 100 मूल्यांकन नहीं करते हैं। उनका इमीडिएट बॉस, जो भी बॉस होता है, वो चेकलिस्ट सिस्टम से उनका सीआर लिखता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखता है। उसमें हाँ नहीं अपना काम जानता है, ठीक से करता है, यही सब सवाल हैं। तो आपको यस नो लिखते चले जाना है। एक पन्ने का कुल होता है, ज्यादा होता भी नहीं। इसी की एक परिष्कृत विधि है। बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल।
जिस काम को वो कर रहा है। देखिए, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ समस्या है। हम किसी भी काम को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और विशेष तौर पर एक दूसरे से तुलना करने के लिए अक्सर जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। करना मैं ये चाह रहा हूं कि एक कारखाने में कुल जमा मान लीजिए कि 500 मजदूर काम कर रहे हैं। 50 मजदूर पैकेजिंग के काम में लगे हैं, 50 मजदूर लोहा पीट रहे हैं, 50 मजदूर गिट्टी तोड़ रहे हैं, 50 मजदूर लोडिंग का काम कर रहे हैं, ट्रक में सामान लोड कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके 50-50 मजदूर अलग अलग काम में लगे हुए हैं। इन सब के कार्य का आंकलन करने के लिए, निष्पादन का आंकलन करने के लिए हम 500 के 500 मजदूरों के लिए एक प्रकार के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार के, जैसे सरकार में ही जितने क्लास 4 कर्मचारी हैं और लाखों की संख्या में, और ड्राइवर इंक्लूडिंग, उन सब के लिए एक है प्रोफार्मा है। सबके लिए एक प्रोफार्मा है। और वो जो प्रोफार्मा है, वो प्रोफार्मा उनके कार्य से संबंधित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अपना काम जानता है, अरे उसके लगे काम है, कहा है कि अपना काम जानता है। झाड़ू बर्तन लगावे थे, पानी मांग लेते पिया बैठे, अब लिखा है अपना काम जानता है। अब वो ड्राइवर से संबंधित हो तो बात समझ में आती है कि अपना काम जानता है, कि माने गाड़ी चलाना जानता है, कुछ खराब हो जाए तो खुद रिपेयरिंग कर लेता, तो समझ में आता है। बाकी के लिए पूछ रहे हैं आप कि अपना काम करना जानता है, काम है कहा है ऊपर, ऐसे जहां बहुत जानकारी की जरूरत है। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में। चेकलिस्ट सिस्टम की समस्या जो है, चेकलिस्ट सिस्टम सबके लिए एक समान, उसी को थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया और बनाया गया बार्स, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल वो चेकलिस्ट सिस्टम को विशिष्टीकृत करता है, स्पेसिफिक करता है। कर्मचारी के व्यवहार, उसके कार्य संबंधी व्यवहार। तो बार्स की जो चेकलिस्ट होगी वो 50 मजदूरों के लिए एक समान हो सकती है, पर 500 मजदूरों के लिए एक समान नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन में काम करने वाले मजदूर का व्यवहार काम में अलग है, लोडिंग करने वाले का अलग है, पैकेजिंग करने वाले का अलग है। तो पैकेजिंग करने वाले के लिए हम ये पूछेंगे कि इसे पैकेजिंग का काम आता है कि नहीं आता, पैकेजिंग के काम में रुचि लेता है कि नहीं रुचि लेता, टारगेट की पैकेजिंग कर लेता है कि नहीं कर लेता, पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी रहती है कि नहीं होती है ना। पैक में करना कुछ नहीं है, गत्ते का डब्बा है, उसमें सामान रखना है, अगल बगल कुछ अखबार कागज भर देना है कि अंदर वाला सामान हिले डुले नहीं, और खरा खर टेप लगा देना है, ऐसे ही करना है ना। कुछ है इसमें काम नहीं। और आप दुकान में कई बार गए होंगे गिफ्ट पैक करवाने वाले, गिफ्ट पैक की दुकान में जो बंदा गिफ्ट पैक कर रहा होता है, उसे बनता है गिफ्ट पैक करते? नहीं बनता। वो तो आपको जो गिफ्ट दे रहा होगा उतना बड़ा डब्बा ही अपने दुकान में नहीं ढूंढ पाता है। तो आपने मान लीजिए कुछ खिलौना उलौना लिया, तो उसका हाथ बाहर की तरफ निकल रहा है, नहीं ऐसा होता है कि नहीं? तो कहने को सरल काम, और जिस क्षण कोई जान लिया कि हाँ आपको गिफ्ट पसंद आ गया, उस क्षण उसकी रुचि अब आप में खत्म हो गई, क्योंकि अब आप ग्राहक तो बन गए, अब तो रुपया आप दोगे। तो पैकेजिंग के काम में वो इंटरेस्ट भी नहीं देता है, और हो सकता है बनता भी ना हो, है ना। तो हम बिहेवियर रिलेटेड, बिहेवियर एंकर्ड इसीलिए करते हैं, हर व्यवहार से संबंधित अलग अलग रेटिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर है रेटिंग स्केल। हिंदी में आलेख मां बनी कहते हैं, या आप ऐसा कहें कि श्रेणीकरण कहते हैं, क्रम निर्धारण कहते हैं। इसमें
कर्मचारियों के व्यवहार के अलग अलग गुणों को श्रेणीकरण किया जाता है। डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ बिहेवियर आर रेटेड। रेटिंग अमूमन 5 विधि में होती है। पांच रेट हैं: खराब, साधारण, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। तो हम उससे पूछते हैं, कर्मचारी भरोसेमंद है? तो सुपरवाइजर 5 में से एक किसे बताएगा? भरोसेमंद में 5 में से एक कोई बता देगा। डिपेंडेबिलिटी कितनी है? अपने सहकर्मियों से व्यवहार कैसा है? अपने वरिष्ठ अधिकारियों से व्यवहार कैसा है? अधीनस्थ अधिकारियों से व्यवहार कैसा है? संचार की क्षमता कैसी है? निर्णय की क्षमता कैसी है? यही सारी चीजों को इन 5 पे रेट किया जाता है। फिर रेट करने के बाद फाइनल रेट दिया जाता है। पहले आपने 20 गुणों को रेट किया, फिर इन रेटिंग के आधार पर अब आप उसकी अंतिम रेटिंग कर दीजिए कि वो इन 5 में से किस श्रेणी में आएगा। ठीक है। सरकार में 3 से लेके का, खा और गा, क्लास 1, 2 और 3 की रेटिंग इसी प्रकार से होती है। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। इसको का प्लस कहते हैं। ये का है, खा है, गा है और घा है। फाइनल रेटिंग इनकी ये है गवर्नमेंट में। का प्लस, का, खा, गा और घा। ठीक है। इसी का एक सुधार है आलेख मापनी, ग्राफिक रेटिंग सिस्टम। यहां हमने केवल 5 श्रेणियां दी थी। ग्राफिक रेटिंग स्केल में 1 से लेके 9 नंबर दिए जाते हैं हर एक गुण के लिए। 0 नहीं दिया जाता, क्योंकि इंसान है, भर्ती किए हो, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, तो 0 नहीं देते। और 10 में से 10 नहीं देते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन तो होगा। ठीक है। ग्राफिक रेटिंग स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 से लेके 9 तक के नंबर दिए जाते हैं। इसी के आधार पर बनता है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बलात् वितरण विधि।
मतलब इसमें आपको हर एक कर्मचारी का एक ग्राफ बनाना है। तो ए साहब की निष्ठा, ए साहब को निष्ठा में मिले 3 नंबर और भरोसे में मिले 4 नंबर, योग्यता में मिले इतने नंबर, निर्णय क्षमता में मिले इतने नंबर, आज्ञाकारिता में मिले इतने नंबर। इनका ग्राफ बन गया ऐसे। ठीक है। एक कोई दूसरा कर्मचारी है जिसकी निष्ठा अच्छी है, भरोसेमंद भी है, योग्यता भी ठीक है, निर्णय क्षमता भी ठीक है, और अड़ियल टाइप का है। ये है कर्मचारी ए, ये है कर्मचारी बी। ऐसे आप सभी कर्मचारियों को एक ग्राफ में बना डालिए। बन जाएगा। फिर जब आप एक नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा योग्य कौन है, जिसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा होगा। वो सबसे योग्य है। जब प्रमोशन देने का नंबर आएगा तो उसी को दे दीजिएगा। ये ग्राफ बनाने के लिए आपसे नहीं कहेगा वो, आपको भाव समझना है, आशय समझना है ना। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि हम सुपरवाइजर को इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि वो अपने कर्मचारी की हमको रेटिंग करके बताए, उसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का कर्मचारी कौन है। बस ये है ना। और रेटिंग करने का ये तरीका है। वैसे नहीं समझ में आता, पर अब आप इसको फोटो में बना दोगे तो तुरंत दिख रहा है कि अड़ियल भले है पर योग्य तो यही है। ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता नहीं है, नाम से मिलता है। फोर्स्ड चॉइस विधि, बलात् चयन विधि, फोर्स्ड चॉइस मेथड, बलात् चयन विधि। ये अगल बगल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में बलात् शब्द का इस्तेमाल है, फोर्स का। तो ये भ्रम पैदा होता है कि दोनों विधियां एक टाइप की, दोनों विधियां एक टाइप की नहीं है, तो कोई समानता नहीं है दोनों। फोर्स्ड चॉइस विद चेकलिस्ट सिस्टम है, चेकलिस्ट जैसी विधि। चेकलिस्ट में आपने यस नो लिखा था, यहां आप ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, सही और गलत। वहां आपने लिखा था हाँ ना, यहां लिखते हैं सही और गलत। ठीक है। उसके गुणों के बारे में जो वक्तव्य दिया गया है वो सही दिया गया है कि गलत दिया गया है। टाइम पर आता है, गलत माने नहीं आता, अपना काम करना जानता है, गलत माने नहीं जानता। ठीक है। फिर है कस्टमर या क्लाइंट रिव्यू, ग्राहक पुनरावलोकन। कस्टमर या क्लाइंट रिव्यू, ग्राहक पुनरावलोकन। कस्टमर या क्लाइंट, ग्राहक, ये सेल्स से संबंधित काम में अधिक उपयोगी है, जहां पर विक्रय किया जा रहा हो। और ग्राहक से पूछ लीजिए कि आपका डीलिंग असिस्टेंट जो था वो उसका व्यवहार कैसा था। ये अक्सर आपके साथ होता है बच्चे। आप ट्रेन में भी जब यात्रा करते हो ना, तो अगले दिन फोन आता है आपके पास 139 से
कि कल आपने फलाने ट्रेन में यात्रा की थी, आपका PNR नंबर ये था, कृपया बताइए कि कंबल हमारा साफ था कि नहीं था, तकिया हमारी साफ थी कि नहीं थी, तौलिया हमारी साफ था कि नहीं थी, टॉयलेट हमारा साफ था कि नहीं था, बाकी डिब्बे में साफ सफाई थी कि नहीं थी। या आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने अगर एजेंसी लेके जाएंगे, जाते तो है नहीं आप लोग, पर अगर लेके जाएंगे तो दूसरे तीसरे दिन फोन आ जाता है कि आपका डीलिंग असिस्टेंट साहब जिसने आपकी गाड़ी धोई थी उसका नाम ये था, तो प्लीज बताइए उसका काम कैसा था, सर प्लीज रेट कर दीजिए। वही 5 नंबर में है ना, 1 2 3 4 5, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। फिर जो पहली बार फोन करता है कि सर कुछ देर बाद आपको हेड ऑफिस से फोन आएगा, तो कृपया जब आपसे पूछें कि आपका असेसमेंट अभी किसी ने किया था तो आप बता दीजिएगा कि हाँ किया था। फिर पूछेंगे कि उसने असेसमेंट कैसे किया था, तो सर एक्सेलेंट बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि उसकी भी रेटिंग होनी है। जिसने आपको पहली बार फोन लगा करके फीडबैक दिया है उसकी भी रेटिंग ऊपर वाला करने वाला है कि फीडबैक किस प्रकार से दिया, तो पहले ही बता देती है कि प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये है कस्टमर रिव्यू मेथड, है ना। आप अच्छा अगर प्रतिक्रिया देंगे तो उसको पदोन्नति मिलेगी, आपकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है सेल्स सबसे खत्म। मार्केटिंग जो है, धंधे का मार्केटिंग वाला जो हिस्सा है बहुत है डेंजरस। जो आप सफल हो गए तो कुछ भी कमा सकते हो और किसी किस्म में नौकरी नमस्ते हो सकती है। MBA नहीं किए हैं कोई, MBA किए होते तो यही वाला काम मिलता, कभी भी नौकरी मिल जाती है तो कभी भी चली जाती। और नौकरी मिलती का है कि कहते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, तो लगता है बहुत भारी आदमी, राहत सेल्स महीना यार और तनख्वाह 2000 रुपया महीना आ रहा थी MBA करे के बाद, खास कर जो रीवा से करे तो, है ना। मैं IIM अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, जो रीवा से किए तो। चलें, एक है फील्ड रिव्यू, ये आप ऊपर जो लिखा होगा उससे आप समझ जाएंगे कि फील्ड रिव्यू है। काम जो आपका फील्ड है उसको देखने के बाद अंदाजा लगाया जाता है कि आपका काम कैसा है। ऐसा ही है एक परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन। परियोजना मूल्यांकन में आपके साल भर के काम का मूल्यांकन नहीं होता। परफॉर्मेंस of throughout the year is not evaluated, but evaluation is done at the end of every project. प्रत्येक परियोजना के अंत में आपका मूल्यांकन होता है। एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को या निर्धारित लक्ष्यों को एक सीमित अवधि में प्राप्त करने की योजना है परियोजना। एक स्पेसिफिक एक लक्ष्य होता है, उसके कुछ टारगेट सेट होते हैं, उन टारगेट्स को कुछ समय में पाना है, उसको हम परियोजना कहते हैं। और बहुत सारे अगर लक्ष्य हैं तो वो कार्यक्रम कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। एक कार्यक्रम के अंदर कई सारी परियोजनाएं होती हैं, ठीक है। तो परियोजना जाहिर है कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है, अपना टारगेट अचीव की और पूरी हो गई, या ये तय हो गया कि ये टारगेट कभी नहीं अचीव होने वाला है तो प्रोजेक्ट वाइंड अप कर दिया गया। जो कर्मचारी हैं हम उनका अंदाजा इस बात से नहीं लगाते कि साल भर में उन्होंने कैसा काम किया। प्रोजेक्ट पूरा होने पर हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट की सफलता में कितना योगदान दिया, या अपनी असफलता के कारण यही तो नहीं थे, है ना। ये है प्रोजेक्ट एवेल्युएशन। ये आपको ऑप्शन देखने पे मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। अमूमन परियोजना हो सकता है उसमें लिखा ही हो, आपके प्रश्न में ही लिखा होगा। फिर है एक क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड।
निर्णायक घटना विधि, महत्वपूर्ण घटना विधि, आकस्मिक घटना विधि, गंभीर घटना विधि, हिंदी में ये कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी में क्रिटिकल है। हिंदी वालों के पास बहुत समृद्धता है इनमें से जो भी पसंद आ गया व्यापक को बस वही लिखा मिलेगा आपको। अंग्रेजी में क्रिटिकल है। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में किसी भी एक विशेष अच्छी या बुरी घटना में, किसी एक विशेष अच्छी या बुरी घटना में कर्मचारी के व्यवहार का आंकलन करते हैं। एम्प्लॉयज बिहेवियर इन अ गुड और बैड क्रिटिकल इंसिडेंट इज एवेल्युएटेड। गुड और बैड क्रिटिकल इंसिडेंट इज एवेल्युएटेड। अच्छी या बुरी आकस्मिक घटना में कर्मचारी के व्यवहार का आंकलन होता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब एक जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले चूहे जहाज छोड़ के भागते हैं, है ना। एक कर्मचारी आपके काम का है कि नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब कुछ आकस्मिक घटना। सामान्य परिस्थिति में तो सब सामान्य चलता रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, तो सब 19-20 करके अपना काम करते रहते हैं। जब समस्या पैदा होती है तब समझ में आता है कि दोस्त दोस्त है कि दोस्त दोस्त ना रहा, है ना। बस वही मेथड ये भी है कि कारखाने में आग लग गई, कारखाने में आग लग गई। अब आपके कर्मचारी की प्रतिक्रिया क्या थी? 90% तो भाग लेंगे, बाहर से निकले, है ना। अब आपको ये देखना है कि वो कौन था जो भागा नहीं, वो कौन था जो भागा नहीं, वो कौन था जिसने सबसे पहले सुपरवाइजर को फोन किया कि साहब आग लग गई है, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया कि आग लग गई है, फिर उसके बाद उसने बचाव कार्य चालू किया, और वही सबसे ज्यादा चिंतित था जैसे उसके घर में ही आग लग गई, बड़ा नुकसान साफ देरी का मतलब दुखी है आपकी। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड का मतलब ये, भागा कि नहीं भागा, क्या सुपरवाइजर को सूचना दी, क्या फायर ब्रिगेड को सूचना दी, क्या बचाव कार्य चालू किया, क्या चिंतित था कंपनी की हानि को लेकर के। इसके आधार पर आप एवेल्युएशन करेंगे, है ना। अगर उत्तर हाँ आ रहा है तो साल भर भले ही बहुत अच्छा काम न किया हो, लेकिन काम का आदमी है, चूहा नहीं है ना। जहाज डूबेगा तो भागेगा नहीं, ये रहेगा। एक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। हम लोग कर्मचारियों को मानव संसाधन कहने लगे हैं, है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से उत्पादन के बाकी संसाधन होते हैं उनका एक मूल्य होता है, आंकलन करते हैं कि शेयर इतने का, डिबेंचर मतलब पूंजी अलग अलग जो होती है उसका मूल्यांकन है, ये इतने लाख इतने लाख इतने लाख इतने करोड़ रुपया का। लैंड है उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि साहब जमीन इतने की, कारखाना इतने का, मशीन लगी है इतने की, हर एक चीज का मूल्यांकन है कि इसकी लागत इतनी है। बस एक संसाधन है उत्पादन का,
जिसकी लागत का आंकलन ठीक से नहीं हो पाता है, वो है मानव संसाधन। ये आदमी कितने काम के है, माने 10,000 रुपया महीना दे ही थे, पर है कितने काम के, उसकी कीमत निकालना है मानव संसाधन लेखांकन। कर्मचारी के योगदान, कर्मचारी के द्वारा कंपनी या संगठन के लिए किए जाने वाले कार्य का मौद्रिक मूल्यांकन, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्क, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्क इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एक कर्मचारी के द्वारा किए जाने वाले कार्य का मौद्रिक मूल्यांकन, ये कर्मचारी को बनाए रखने के लागत का कैलकुलेशन है, कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग एन एम्प्लॉय। किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम कर रहे हैं, एक थे क्रिस एग्रिस, उन्होंने दिया था योगदान संतोष, संतुलन, कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ये थे ना। और उन्होंने कहा था ये इक्विलिब्रियम तब होता है जब एक कर्मचारी एक कारखाने के लिए, एक कंपनी के लिए जो कुछ दे रहा होता है उससे ज्यादा पा रहा होता है। मतलब 10,000 का अगर आपने कंपनी के लिए काम किया है तो आप चाहते हैं कि कम से कम 12,000 आपको मिले, तब ना आप फायदे में हैं। तब फिर आप ही रहोगे फायदे में, कंपनी तो डूब जाएगी। कंपनी खड़ी हुई, ये कंपनी खड़ी हुई, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो कंपनी एक पूंजी पर खड़ी हुई है, 500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टेड है। उस 500 रुपए के कैपिटल पर जिन लोगों ने भी वो निवेश किया है उनको रिटर्न देना है, रिटर्न देना है। आप 10,000 का काम करोगे और 12,000 का संतोष पाओगे, तुम्हारे साल का कैपिटल तो आप अपने घर ले जाओगे। निवेशक को क्या मिला? कुछ नहीं। निवेशक को तब मिलेगा जब आपको 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी, तब जब आप कम से कम 50,000 रुपए का काम करोगे, तब ना जाके वो 500 करोड़ रुपए के निवेशक को हम लाभांश देने वाले हैं। एक तो अकाउंटिंग ये है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कि आप कितना योगदान करते हो कंपनी के लिए, प्रोडक्शन में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, प्लस आप लेते क्या हो। आपको देते हैं हम 10,000 रुपया, 8,000 में कोई दूसरा ना मिल जाएगा इतना ही काम करने वाला, तो फिर आपको कहे रखे हैं नमस्ते। ये है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, है ना। हम यहाँ अवसर लागत का को भी देख रहे हैं। आपके बजाय किसी और को रखे होते तो उसकी लागत क्या होती, क्योंकि हमें आपका खून चूसना है। आपसे अधिकतम योगदान लेंगे न्यूनतम मजदूरी भुगतान पर, तब ना जाकर के हम निवेशक को फायदा दे पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिसने निवेश कर रखा है, कंपनी उसके दम पर खड़ी हुई है, आपके दम पे नहीं खड़ी हुई है। कंपनी उसके दम पर खड़ी हुई है जिसने पैसा लगा रखा है, उसको रिटर्न देना जरूरी है। और उसको रिटर्न नहीं मिलेगा तो साहब डिबेंचर खरीदा है, वो बॉन्ड खरीदा है, वो कर्जा दिया है हमको, वो नीलाम न करा देगा कंपनी हमारी, तो उसका तो संतुष्ट प्राइमरी लेवल पर चाहिए। वो पहले आपका जब कुछ बची तब संतोष देखा जाए कि कर्मचारी के है कि नहीं है, नहीं था नहीं। ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का बेसिक फंडा है, ठीक है। ये नई विधि इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग सरल नहीं है। मतलब एक कर्मचारी के योगदान का मौद्रिक मूल्यांकन थोड़ा कठिन है अगर वो आदमी एग्जैक्ट प्रोडक्शन लेवल पे काम नहीं कर रहा है। तो प्रोडक्शन लेवल का हमारा मतलब अगर गिट्टी तोड़ रहा है तो हम कर सकते हैं,
सीधे उत्पादन का काम कर रहा है तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं, पर एक मैनेजर के काम का मूल्यांकन हम कहां से करेंगे? क्योंकि मैनेजर तो उत्पादन करते नहीं, पर अब हम करते हैं। आपके सेक्शन में टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ वो आपका रिटर्न है। आप और आपके नीचे वाले जितने लोग थे उनको हमने पेमेंट कितना किया, वो उस उत्पादन की लागत है, रॉ मटेरियल के अलावा वो लागत है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि आपको रखना है कि नहीं रखना है, कि किसी और को फिर ढूंढ लें हम, और हो सकता है सस्ते में कितने जाए। थैंक यू।